दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव कोगन सू से, जो कि अपनी माँ के फ्यूनरल को छोड़कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसकी बहन कॉल करके उसे जल्दी आने के लिए कहती है। जल्दबाजी में कोगन सू की गाड़ी के सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में कोगन सू एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और जब उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी मर चुका होता है। इस एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ ये डॉग और कोगन सू जानते हैं। इसी बीच यहाँ से पुलिस की कार गुजरती है, जिसे देखकर कोगन सू बहुत ही डर जाता है और जल्दी से इस लाश को लेकर जाता है। और जब यहाँ से पुलिस चली जाती है तो वो इस लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालकर इसे छुपाने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब वो आगे जाता है तो पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और कोगन सू इन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। और तभी एक पुलिस वाला अल्कोहल की चेकिंग के लिए कोगन सू का मुंह खुलवाता है। कोगन सू बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से ये पुलिस वाले कोगन सू को गाड़ी से बाहर उतार देते हैं और पूछते हैं कि डिटेक्टिव होने का कोई प्रूफ दिखाओ। कोगन सू कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल से आया हूँ, बस थोड़े दुख में मैंने पी ली। लेकिन ये लोग कोगन सू की बात पर यकीन नहीं करते और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कार की डिग्गी तलाशने के लिए बस उसे खोलने ही वाला था कि तभी कोगन सू उसे रोक देता है और यहाँ पर कोगन सू और पुलिस वालों में लड़ाई होने लगती है। ये लोग उसे दवाई से बेहोश कर देते हैं। तभी इन लोगों को वेरिफिकेशन से पता चलता है कि कोगन सू सच में एक डिटेक्टिव है। इसके बाद हमें कोगन सू का ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ कोगन सू के सीनियर चीफ और उसके साथी होते हैं, जो एक केस में फंस चुके हैं क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं। वहीं डिटेक्टिव पुलिस वालों पर बहुत ही गुस्सा होता है और उन पर हाथ भी उठाता है क्योंकि उन्होंने उसे डिटेक्टिव होने पर यकीन नहीं किया। इसके बाद कोगन सू अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है। यहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे। कोगन के पास उसकी बेटी का एक टॉय आता है और फिर उसकी बेटी भी उसके पास आती है। यहाँ कोगन सू के साथी आकर इस रेड के बारे में उसे बताते हैं और एक साथी जिसका नाम चॉय है वो कहता है कि तुम इसका इल्जाम अपने सिर ले लो। कोगन सू कहता है कि मैं क्यों लूं। इस बात पर ये सब झगड़ने लगते हैं और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी गार्ड इस आवाज को सुनकर चेक करने के लिए आता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक होता है। जहाँ कोगन सू इस लाश को अपने साथ एक ताबूत में बंद कर देता है, जिसके बाद ये अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि ऐसा करना गुनाह है। अगले दिन इस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, यानी कि वो लाश हमेशा के लिए छुप गई थी। लेकिन अभी भी उसकी कार टूटी हुई थी, जिस वजह से वो पुलिस के सामने फंस सकता था। इसीलिए वो अपनी कार को पुलिस की कार से ठोक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कार को गलत जगह पार्क किया हुआ है। वो एक डिटेक्टिव था, इसीलिए उसे कोई भी कुछ नहीं कहता। यानी अब वो बता सकता था कि उसकी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी। इसके बाद हमें कोरियन पुलिस को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बॉम्ब की टेस्टिंग करने के लिए इसे ब्लास्ट करते हैं क्योंकि ये काफी स्लो था। इसी दिन इनके पास एक केस आ जाता है जो कि ली नाम के एक आदमी का था। ये एक खूनी है। जब कोगन सू इसे देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि इसी की लाश को तो उसने दफनाया था, लेकिन वो अपने साथियों को नहीं बता सकता था कि वो मर चुका है। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए वो चला जाता है, जबकि उसे पता था कि ये अब मिलने वाला नहीं है। पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं कि वह जरूर ही अंदर होगा, जिस पर कोगन सू कहता है कि वह अंदर नहीं होगा और ये लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। यह सुनकर कोगन सू बिल्कुल ही चुप हो जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें ली नहीं मिलता। इसी बीच कोगन सू को वही डॉग दिखाई देता है जो कि इकलौता गवाह था। कोगन सू उस डॉग के पीछे चला जाता है और इसे वही रोड दिखाई देता है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, यही ली का ठिकाना था। अभी कोगन सू इस एक्सीडेंट के बारे में याद कर ही रहा होता है कि एक इंस्पेक्टर यहाँ पे आ जाता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनकर कोगन सू पूछता है कि इसके बारे में किसने बताया, तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि एक आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि कैसे उस आदमी का कार से एक्सीडेंट हुआ और फिर वो खूनी उसे कार में डालकर ले गया। ये सब सुनकर कोगन सू के तो
होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने उसे देख लिया है। और फिर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, यानी कि वो सीन जरूर इसमें कैप्चर हुआ होगा। कोगन और उसके साथी उस एक्सीडेंट की फोटोज चेक करते हैं। यहाँ कार का सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिखाई देता है और इसके साथ ही नंबर प्लेट देखने की बहुत ही कोशिश करते हैं, पर साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन कोगन का एक साथी नंबर पहचान लेता है कि ये कोगन की कार है, लेकिन वो कोगन पर शक नहीं करता। ये सब देखकर कोगन बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आता है, जहाँ उसकी बहन होती है और उसका हस्बैंड, जो कि पूरे दिन घर में ही रहता है। अगले दिन जब सू ऑफिस में होता है तो उसके पास कोई इंसान बार बार फोन करके पूछता है कि ली की बॉडी तुमने कहाँ छुपाई है। पहले तो सू को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो आदमी कहता है कि अगर तुम पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताते हो तो मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। ये सुनकर सू डर जाता है, लेकिन सू देखता है कि जो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो सामने ही है, जिसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव सू उसके पीछे जाता है। पर इतनी देर में ये कार लेकर चला जाता है। डिटेक्टिव सू इस कार का पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये आदमी कोरियन पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आता है, यानी कि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। तो फिर ये सू को ब्लैकमेल क्यों कर रहा होता है, अरेस्ट क्यों नहीं। इधर डिटेक्टिव सू कार में ही सो जाता है और इसका दोस्त चॉय उसे जगाता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो एकदम नई लग रही है। इस पर सू कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी, इसीलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया है। और जब सू कार में बैठा होता है तो उसे वही आदमी यानी कि पार्क का कॉल आता है, जो सू से उस लाश के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि लाश कहाँ छुपाई है। इधर पार्क डिटेक्टिव सू के पुलिस स्टेशन में आकर उसकी पिटाई करता है और फिर बाद में उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें कोई और समझा। पार्क यहाँ पे आता रहता है और जो इसके चीफ है वो भी उसे अच्छे से जानते हैं। पार्क बाथरूम में जाता है, जिसके पीछे सू भी चला जाता है और पार्क सू से उसी बॉडी के बारे में कहता है, जिस पर सू को गुस्सा आ जाता है और पार्क के साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन फिर पार्क इसकी जमकर पिटाई करता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव सू समझ जाता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और पावरफुल है, इसीलिए वो उसे बॉडी देने का फैसला करता है। इसके बाद सू उसी बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर देखता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। सू को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा, बल्कि इसे तो 2 गोलियां लगी थी, यानी अगर टेस्ट होता भी है तो वो बच सकता है। सू को ली का फोन मिलता है, जिसे लेकर वो ली के घर जाता है और उसे चार्ज करने लगता है। यहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है जो कि शुरुआत में था। ये डॉग ली का ही है। यहाँ सू को ली का पर्स मिलता है, जिसे चेक करने पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच ली का फोन बजने लगता है। सू उसे उठाता है तो एक आदमी फोन पर कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो। सू ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये ली नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। सू इस आदमी की लोकेशन निकलवाता है और उस जगह जाने लगता है। इधर चॉय के पास एक चालान की कॉपी आई है, जिसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा था। जब वह कार की नंबर प्लेट देखता है तो वो समझ जाता है कि ये डिटेक्टिव सू की कार है, क्योंकि 21 तारीख को ठुकी थी। लेकिन सू ने बताया था कि उसकी कार 2 दिन पहले एक पुलिस वाले की कार से ठुक गई थी। यह देखकर चॉय समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट सू ने ही किया था। वहीं दूसरी तरफ सू लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। यह आदमी सू को बताता है कि पार्क, जो कि पुलिस वाला है, वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे जब पुलिस के हाथ ड्रग्स लगते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि उन्हें पानी में बहा दो, लेकिन पार्क उन्हें बहाने के बाद दोबारा नीचे से एक नाली से यह पानी निकाल लेता है। पानी को इस बोतल में भरकर इस ड्रग्स को बार में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खुद पार्क चलाता है। एक बार जो इस पानी या ड्रग्स को ले लेता है तो उसे उसकी लत लग जाती है, इसीलिए आज पार्क इतना अमीर है। डिटेक्टिव सू उससे पूछता है कि पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा क्या है। इस पर सू को पता चलता है कि ली के पास लॉकर की चाबी है, इसीलिए वह फिर से ली की लाश को बाहर निकालकर उस चाबी को ढूंढता है, जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन तभी चॉय यहाँ पर आ जाता है और सू से कहता है कि तुमने इसका खून किया है और वो उसे अरेस्ट कर लेता
देता है। इसी बीच सू के हाथ से वो चाबी गिर जाती है। सू चॉय को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर चॉय को यकीन नहीं होता। तभी पार्क सू को कॉल करके कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और जब सू बाहर आता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और चॉय मारा जाता है। यह देखकर सू बहुत ही दुखी होता है। पार्क सू को मैसेज करके कहता है कि अगर मुझे ली की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सू एक प्लान बनाता है और वह अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वही बॉम्ब उठाता है जो कि 2 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ था और सुबह ली की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है और पार्क की कार में रख देता है। पार्क इस लाश को बहुत अच्छे से चेक करता है पर उसकी जो मशीन है वो बॉम्ब को पहचान नहीं पाती। पार्क सू को मारने की कोशिश करता है लेकिन सू कहता है कि मैंने मेल टाइप कर दिया है और अब मुझे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है और जब पार्क यहाँ से जा रहा होता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से पार्क और कार दोनों नदी में डूब जाते हैं। सू अब खुश होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि वह भी बीच पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है। इसी बीच पार्क उसके घर जाता है जिसका आधा फेस खराब हो चुका था। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। सू ने अपनी गन भी रखी थी इसीलिए वह उसे निकालने लगता है और फिर पार्क को शूट करके मार डालता है। पुलिस को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है लेकिन फिर वह सू को रिहा कर देते हैं क्योंकि उसने ली को नहीं मारा था। सू पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और एक दिन अपनी माँ के कब्र के पास अपनी फैमिली के साथ जाता है। इसी बीच उसकी बेटी को जो लॉकर की चाबी थी वो मिल जाती है जिसे लेकर सू एक माफिया के अड्डे पर जाता है। यही सब क्रिमिनल अपने पैसे छुपा कर रखते थे। जब इस लॉकर को खोलता है तो यहाँ पर नोट ही नोट होते हैं जो कि पार्क के थे लेकिन अब ये सारा पैसा सू का हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।